तो नाउ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के अंदर हम देख रहे थे हेलो एल्केन्स, जिसमें मोनो हेलो एल्केन की मेकिंग प्रिपरेशन और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन हो चुके हैं। लेकिन वहां एक कंसेप्ट था और वो कंसेप्ट था SN1 और SN2 अभिक्रियाएं क्या है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहां नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत दो पॉइंट हैं, एक S1 और एक है NS2, NS1 और NS2। ये क्या है? तो सबसे पहली बात की ये किसके विभाजन है? ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को यहां हम दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहले पार्ट हमारे पास है SN1। ठीक है, अब बात आती है कि SN1 क्या है। इसके लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा इसमें होगा क्या। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, चाहे वो NS1 हो चाहे वो NS2 हो, ये दोनों ही अभिक्रियाएं क्या है SN2, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, पर फिर भी मैं याद दिला दूं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही शब्द का मतलब यह हुआ कि आपके पास में क्या होगा, धनावेश, और ये धनावेश को कंपेयर करेंगे हम नाभिक से, क्योंकि नाभिक पे आवेश होता है धन। ये एक्चुअल नाभिक नहीं है, कंपेयर नाभिक बोल दिया मतलब आपके माइंड में चलना चाहिए कि नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे धन है, इसलिए नाभिक पे क्या होता है, धनावेश। तो जो मूलक इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे वो निश्चित रूप से कौन से वाले होंगे, तो जितने माइनस वाले मूलक होते हैं वो धन की ओर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है अपने को, जैसे कई बार माइनस वाला है वो धन की ओर अट्रैक्ट होता है, पर कंपेयर करो Na के पास भी प्लस होता है, कार्बन के पास भी प्लस होता है, एक श्रृंखला के रूप में अगर कार्बन है श्रृंखला, तो ये माइनस इसकी ओर भी जा रहा है और इसकी ओर भी जा रहा है। लेकिन जब ये माइनस इसकी ओर जा रहा है तब वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि Cl, मान लो यहां पे Cl होता तो वो Na के साथ जाके ऐड हो जाता है, ना कि सोडियम को हटाता है, ना कि सोडियम को हटाता नहीं है। तो भले ही प्लस की ओर जा रहा है पर ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं होगी। तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया तो तब होगी जब प्लस की ओर खींचे पर वो किसी को हटाए, ये ध्यान रखना है। और ये जो नाभिक स्नेही की बात होती है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट नहीं है, ये ऑर्गेनिक का पॉइंट है। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन का पॉइंट है, यानी अगर कहीं धन है तो कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, श्रृंखला होनी चाहिए और उसमें धन होना चाहिए। अब बात को समझना, सबसे पहली बात हम लेके चलते हैं एक एल्किल हैलाइड। क्या लेके चले? एल्किल हैलाइड। आप जानते हैं, आप पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक को हटाए कोई और खुद उसका स्थान ले ले। अब यहां पे आप चाहते हैं कि X को हटाएं। अच्छा, X में कौन सा आवेश होता है ऑलरेडी, उसको हटाना चाहते हो तो माइनस वाले को तो माइनस वाला ही हटाएगा ना, माइनस वाले को माइनस वाला ही हटाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हम देखें, हमारे पास एल्किल हैलाइड है ये, ठीक है। एल्किल हैलाइड पर हम चाहते हैं कि OH क्रिया कर ले और OH इस X को यहां से हटा दे और बन जाए हमारे पास में क्या, ROH, और X कहां चला जाए, बाहर चला जाए। तो अब सोचो आप कि OH ने इसको हटा दिया कि नहीं,
तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। लेकिन बोलोगे सर ये नाभिक से नहीं कैसी हुई, ये बात तो वहां कहीं दिखती नहीं है। बस इसी बात को दिखाने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं SN1 और SN2। यानी पहले मैं आपके अंदर एक्साइटमेंट ला रहा हूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं SN1 और SN2, और अगर ऐसा ही प्रतिस्थापन हो जाता तो ये दो प्रकार बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। तो बात को समझना, अगर मुझको इन दोनों में से मैं इसको हटाना है, अगर मेरे को मान ली ये दो हैं कॉम्बिनेशन में है और मेरे को उसको रास्ते से हटाना है, तो दो तरीके होते हैं भाई। देखो बात समझना, यहीं से कहानी चालू होती है पूरी पढ़ाई की। दो तरीका है, एक तरीका कि मैं पीछे कुछ नहीं करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि उनके पहले संबंध बिगड़े, वो संबंध तोड़ के चली जाए। ठीक, संबंध टूट गया, वो अलग हुई, पहला स्टेप, फिर मैं जाके दोस्ती यारी कर लूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उनकी दोस्ती यारी बनी हुई है, अच्छा पहला तरीका समझ आ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उन दोनों में से एक का रिलेशन पहले टूट जाए, फिर मैं उस बात का फायदा उठा के फिर मैं एंट्री करूं। ठीक, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो दोनों दोस्ती में हैं, मैंने भी दोस्ती कर लिया, हम तीन हो गए, अब मैंने उसको भड़का भड़का के, बाजू वाले को भड़का भड़का के नाटक, अब फिर उसने बाद में छोड़ा। दो तरीके हो गए अलग करने के। यही दो तरीके आपके साइंस में काम के, कि यहां पर एक्स आर के साथ क्या करेगा, पहले अलग हो जाए और OH बाद में जाके जुड़े, या फिर OH जाके जुड़ जाए और वहां से एक्स को क्या कर दे वो। बात समझ आ रही मेरी, यहीं से चालू होती है हमारी कहानी SN1 और SN2 की। अब मैं स्टेप टू स्टेप चलता हूं थोड़े साहित्यिक तरीके से। आओ, SN1 क्या है। SN1 में जब भी हम SN1 करें, ये क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन इसमें NS1 क्यों नाम दिया गया है। सुने, सबसे पहली बात, यह प्रतिस्थापन मुख्यतः, आप सोचेंगे एल्किल के साथ हैलाइड है, एल्किल के साथ कौन है, तो मोनो हेलो एल्केन में ये प्रोसेस नहीं होती ज्यादा, वो होती है डाई या ट्राई, यानी द्वितीयक और तृतीयक। अब आपको लगता होगा सर ये द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन है क्या, बहुत सामान्य बात है, सिस्टम से समझ लो पहले। अगर आपके पास एक कार्बन की श्रृंखला है कार्बन की श्रृंखला, बात को समझना, यहां पर अगर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें ये एल्किल समूह की कितनी श्रृंखला है, एक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यहां भी कार्बन की श्रृंखला हो जाए और यहां भी क्या है कार्बन की, तो ये कितने एल्किल हो गए अब बताओ। यानी मोनोहेलो एल्केन में जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ में क्लोरीन, उस कार्बन के पास कितने बंध शेष रहते हैं, 3 बंध रहते हैं। उन 3 बंधों में अगर एक एल्किल हो और बाकी 2 हाइड्रोजन हो, एक एल्किल हो बाकी 2, इसको प्राथमिक बोलोगे आप। लेकिन अगर जिस कार्बन से Cl जुड़ा है, उस कार्बन के जो बंध बचे हैं कितने, 3, उसमें से अगर 2 एल्किल आ गए तो द्वितीयक और 3 आ गए तो पहले मेरी बात को एक मिनट समझ लें आप। पहले यह प्रतिस्थापन मुख्यतः तृतीयक एवं द्वितीयक, तृतीयक एवं द्वितीयक मोनो हेलो, तो यहां देखें यह प्रतिस्थापन मुख्यतः तृतीयक द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन में होता है। तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक शब्द जो आ रहा है उसका मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, समझना, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसमें कितने बंध खाली हैं, अब यहां 3, तो तीनों में क्या होना चाहिए, एल्किल। या फिर X जुड़ा है तो मिनिमम कितनी जगह पे हो,
2 जगह, और उससे कम कौन सा, RCX, और ये कौन सा वाला है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और नाम क्या होगा, मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो, तीनों ही मोनोहेलो एल्केन हैं। पर ध्यान रखना ये कार्बन में 3 बंध बाकी थे, 3 एल्किल है, मतलब ये तृतीयक है, ये आपके पास क्या है, ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है, और ये प्राथमिक। और ये जो है SN1 अभिक्रिया में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये मुख्यतः किसमें होती है, तृतीयक और द्वितीयक में, प्राथमिक में मोस्टली नहीं होती है। तो प्राथमिक में होने के लिए जरूरत पड़ी एक नए रिएक्शन की, तब जन्म हुआ किसका, SN2। आप बिल्कुल उसकी भूमिका इतिहास से पढ़ो, ये तो 5 मिनट का पढ़ाना है ये। अब यहां आते हैं, इसके लिए जो R1 पॉइंट होगा वो क्या है, यह प्रतिस्थापन मुख्यतः किसमें होता है, प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन में होता है। अब क्रियाशीलता की क्रम की अगर बात करें तो बात को समझ लो, ये आ गया इससे छोटा, ये इससे, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, यहां पे तृतीयक, उससे कम द्वितीयक, उससे कम। लेकिन यहां जब क्रम करेंगे तो जस्ट अपोजिट, 1 अंश से छोटा, 2 अंश से 3, यानी सबसे अच्छी क्रिया कहां पे होने वाली है, इसमें प्राथमिक में, और यहां सबसे अच्छी क्रिया कहां पे होगी, ये इसलिए आप डिफरेंस करो, एग्जामिनेशन में आता है 12th में, SN1 SN2 अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए, तब आपको यही पॉइंट तो काम आएंगे। SN1 अभिक्रिया इस प्रतिस्थापन में मुख्यतः किसका होता है, तृतीयक मोनोहेलो एल्केन का, इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक हेलो एल्केन का। SN1 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का जो क्रम है वो 321 है, घटता हुआ क्रम, इसमें घटता हुआ क्रम 123 है। इसका मतलब समझ गए ना, 2 अंतर वैसे भी क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ये पहला पॉइंट था आपका। अब आते हैं पॉइंट नंबर किस पे, 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में ये देखते हैं कि यहां पर SN1 क्रिया कैसे होगी और कितने चरणों में होगी, और वैसे ही SN2 अभिक्रिया कैसे होगी और कितने चरणों में। एक डिफरेंस ये हो जाएगा हमारा। फिर हम देखेंगे कि यहां अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है और ये किस पर निर्भर करती है। 20 मिनट के लेक्चर्स के बाद मुश्किल से 2 मिनट का सॉल्यूशन हो जाएगा, बस इतना से चीजों को सुनना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कि एक कोई कार्बन से जुड़ा हुआ ऋणात्मक समूह होगा, उस ऋणात्मक समूह को कोई दूसरा ऋणात्मक समूह प्रतिस्थापित करेगा, लेकिन उसके 2 तरीके हो गए, SN1 और SN2। हमारी चर्चा हो रही है पहले SN1 की। SN1 में एल्किल हैलाइड में हैलाइड का प्रतिस्थापन होगा, लेकिन उसके लिए तृतीयक को मुख्य रूप से लेना पड़ेगा। अब आओ R2, इसमें क्रिया कैसे होती है, ये वो सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया कि मुझे अगर इनसे जुड़ना था तो क्या तरीका था, पहले उन दोनों के बीच खटपट हो जाए, पहले उनका आपस में झगड़ा होने दो, मेरे को कोई दिक्कत, पहले झगड़ा होने दो, उसको हट जाने दो, पहला स्टेप वो होगा, और दूसरा स्टेप कि मैं जाके जुड़ूंगा। तो कितने चरण हो गए, 2 चरण, यानी ये क्रिया कितने में होती है। लेकिन इसमें क्या होने वाला पता है, मेरी एंट्री हो गई, अब मैंने भड़का के एक को, तो एक ही चरण हुआ। लेकिन बात को समझना है, यहां पर जब आपसे मैं कहूंगा अभिक्रिया की दर का निर्धारण करें, इसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण करो, तो कितने स्टेप आ रहे हैं वहां पे, 2 स्टेप आ रहे हैं। तो तकलीफ इस बात की आती है कि यार अभिक्रिया की दर का निर्धारण तो कर लेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से जो 11th में पढ़े हो आपने, पर स्टेप 2 है ना, तो पहले वाले स्टेप को चुने या फिर दूसरे वाले को चुने। यहां तो कोई तकलीफ नहीं जाएगी, है ही एक स्टेप,
तो SN1 देखो, SN1 तो ऐसा लगता है कि अरे एक पद होता होगा, जबकि इसमें 2 चरण होते हैं। और SN2 में क्या लगता होगा, 2 चरण होते होंगे, जबकि उसमें कितने हैं, 1 चरण। पहला अंतर ध्यान रखना। सेकंड देखो, यहां लिख देते हैं कि SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में, 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक, और यहां यदि आप लिखना चाहेंगे R2 में, तो ये कितने चरणों में, यहां सब कम शब्दों में लिख दें 1 चरण। उल्टा है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। SN1 2 चरण में है, जबकि SN2 1 चरण में। इसका मतलब 1 और जो 2 लिखा है, 1 और जो 2 लिखा, वो पदों की संख्या को नहीं बताता है। तो फिर क्या बताता है, ये आगे पता चलेगा आपको। ये पदों की संख्या को नहीं बताता है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है, यानी अभिक्रिया की कोटि को बताता है। यहां तक पहले 2 स्टेप क्लियर। अब इसमें कितने चरण होने हैं, 2। अब हम देखेंगे कि वो 2 चरण कौन से हैं। तो पहले 2 बात क्लियर हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3। तो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। जैसे कि हमारे पास था कि SN1 कितने चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम चरण क्या होगा। तो मैंने आपको बताया पहले संबंध टूटने दो, ठीक है। तो ये दूसरा जो भी है यहां पे कुछ आके नहीं जुड़ेगा, पहले संबंध टूटेंगे। तो प्रथम चरण में ये कौन सा है, तृतीयक मोनोहैलो एल्केन है। तृतीयक मोनोहैलो एल्केन का विषमांश विखंडन होगा, जो कि लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। विषमांश विखंडन होता है जिससे कि क्या प्राप्त होते हैं आपको, कार्बोकैटायन। और विखंडन किस प्रकार का है, विषमांश। और यह पद कैसा होता है, धीमा। एक एक पॉइंट क्लियर करना, कंपटीशन एग्जामिनेशन में यह दिक्कत करता है, बात को समझिए। तो कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि तृतीयक मोनोहैलो एल्केन है, इसमें ये जो बंध है वास्तव में यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक होगा किसका, हाँ ये वाला जो है मान लो कार्बन का है, और ये वाला जो है वो किसका है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, विखंडन। लेकिन विखंडन कैसा, विषमांश। हम ये मान लेते हैं, देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है और एक हैलोजन का है, ठीक। और ये सहसंयोजी बंध बना है। ये सहसंयोजी बंध टूटेगा, लेकिन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके परमाणु अलग नहीं होंगे, उनमें से एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो जैसे हैलोजन है, उसका खुद का ये इलेक्ट्रॉन था, वो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के ये अलग हो गया, तो ऊपर कौन सा सिंबल आ जाता है, माइनस। लेकिन जब वो हुआ तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी गया, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो उस पे आवेश कौन सा होगा, प्लस आवेश। तो आर सी आर आर, और यहां कौन सा आवेश आ जाएगा, ये आया प्लस। जब इस तरह से विषमांश विखंडन होता है तो जिस पे प्लस आता है वो कैटायन है, जिस पे ऋण आता है वो एनायन। ये कैटायन है, लेकिन वो किस पे आया है, कार्बन पे, इसलिए बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब नोट्स को एक बार फिर से पढ़ें आप। आपके पास ये क्या था, तृतीयक हैलो एल्केन था, उसका कौन सा विखंडन हुआ है, विषमांश आया, मतलब गद्दारी वाला मामला। इसमें क्या बना है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन प्राप्त हो गया क्रिया, और ये जो प्रोसेस होती है ना संबंध टूटने की, वो धीमी धीमी होती है, ठीक। अब बात आए, ठीक है, संबंध टूट गया, ये यहां से अलग हो गया, मामला खत्म उसका। लेकिन दूसरा बैठा हुआ है जो इस माइनस वाला जब अलग हुआ है तो उसके बदले में कोई माइनस वाला ही आएगा, तो दूसरे चरण में कोई माइनस वाला आके वहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहां देखते हैं द्वितीय चरण, यहां पर क्या होने वाला है,
द्वितीय चरण में। यहां लिखेंगे इस चरण में कार्बोकैटायन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी या नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिख लें। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कोई एग्जाम्पल दिमाग में रख लें। हम अभिकर्मक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में OH। ठीक, अभिकर्मक जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। अब देखो आपको ये जो प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था आपको कुछ इस तरीके से, और इसमें क्या था, इसमें कौन आके जुड़ा, सिंगल बॉन्ड OH की एंट्री होती है और ये आकर के यहां पे सेटिस्फाई करता है। और चूंकि ये नाभिक धन की ओर आ रहा है इसलिए नाभिक स्नेही कहोगे। तो अब यहां पर आपके पास जो प्राप्त होता है RCR और यहां आया OH। तो आपने इस पूरी प्रोसेस में दो चरणों में देखा कि आपके पास पहले तृतीयक मोनोहेलोल्केन में हैलाइड था, लेकिन अब आपके पास कौन है, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक को नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने ही क्या कर दिया, प्रतिस्थापित। आपके शब्द में समझ लो, ऋण वाले को ऋण वाले ने ही प्रतिस्थापित किया। किसने किया, OH ने। लेकिन OH का जुड़ना किस बात पे डिपेंड है कि पहले संबंध टूटे। संबंध नहीं टूटेगा तो OH का कोई काम है क्या, यानी अभिक्रिया की दर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो किस पद से करना चाहिए बताओ, प्रथम, क्योंकि जब तक संबंध नहीं टूटेंगे तब तक के अगला आके नहीं जुड़ेगा। मतलब इस पूरी प्रोसेस में आप यदि अभिक्रिया की दर ज्ञात करना चाहते हैं तो आप किस चरण का उपयोग करेंगे, आप प्रथम चरण का। ये बहुत तीव्र होता है, ये धीमा होता है और ये तीव्र होता है, क्योंकि इसको डर रहता है, बोले भाई जाके जुड़ जाऊं, नहीं तो संबंध अलग हुए, कहीं फिर से फोन वोन करके वो संबंध बन गए, तो इसलिए बोले जल्दी जाके जुड़ जाओ। तो ये कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, 2। पहले चरण में कौन सा विखंडन होता है, विषमांश, उसमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोकैटायन। उसके अगले चरण में कौन आके जुड़ेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। OH ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक एग्जांपल लिया है क्योंकि OH के ऊपर माइनस होता है, ये क्लियर। तो SN1 अभिक्रिया जो 2 चरणों में पूर्ण होती थी, जबकि SN2 1 चरण में। तो इसके 2 चरण बिल्कुल क्लियर हैं आपके। अब इसमें क्या होता था वो देखते हैं। तो इसमें किस तरह का होगा, पहले जाके जुड़ जाएगा, क्या लिखा है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी OH सीधे RX से एक सक्रिय संकुल बनाता है। मतलब ये हुआ कि आपके पास RX है प्लस यहां ये OH है, ग्रुप के रूप में जुड़ेगा और ये बनाएगा पहले सक्रिय संकुल, यानी कि OH R और ये X, यानी OH पहले आ गया, जुड़ गया इनके साथ में, लेकिन OX इसको क्या करेगा, इनके रिश्तों को तोड़ेगा, यहां से भड़का के इसको तोड़ेगा। और जब इसको समझ जाएगा कि यार ये मुझको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इसको ज्यादा दे रहा है, तो ये खुद ही क्या हो जाएगा फिर बाहर। तो वो स्टेप होगा आपका R OH अलग और X। प्रतिस्थापन तो पहले भी हुआ था और प्रतिस्थापन अब भी हुआ, पहले भी X हटा था, अब भी X हटा है, पहले भी OH आया था और अब भी कौन आया। लेकिन यहां पे बोलोगे सर ये एक स्टेप और ये 2, नहीं, ये कंप्लीट जो है वो एक ही चरण कहलाएगा, यानी वो आके जुड़ा, भड़काया, वो बाहर निकला। ये क्योंकि ये स्थायी नहीं है, 2 चरण नहीं मानेंगे, ये पूरा कितना चरण है। तो एक अंतर और ये सामने आ गया कि SN1 कितने चरणों में होगा, 2, SN2 कितने चरणों में होगा, 1। इसके 2 चरण में विषमांश विखंडन होकर फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक योगात्मक क्रिया करेगा, जबकि यहां पे क्या होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक
पहले से जाके जुड़ जाएगा, वहां सक्रियत संकुल बनाएगा, उसको बड़ा कोष्टक में दिखाया मैंने। बाद में यहां पे x स्वतः क्या हो जाएगा, बाहर। अब बात को समझना है, यहां पे SN1 में अभिक्रिया की दर को किससे निर्धारित करते थे आप, प्रथम चरण से। ये जबकि यहां पे एक ही चरण है तो दूसरे का तो मतलब ही नहीं। अब आप मुझे बताएंगे और ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि SN1 अभिक्रिया में ऊपर 1 क्यों लिखा है और SN2 अभिक्रिया में ऊपर 2 क्यों लिखा है। ये होगा हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो इसी से जुड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों। अब पॉइंट नंबर R4 है, इस पॉइंट में हम निकालते हैं अभिक्रिया की दर। तो ध्यान रखना है, SN1 में जब हम निकालते हैं अभिक्रिया की दर, ठीक है, और समानुपाती क्या होगा बताओ। आपने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लास्ट ईयर पढ़ा होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो क्रिया कारकों के सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती पढ़े आपने। ठीक, यहां पर जब अभिक्रिया की दर की बात कर रही थी तो आप किस चरण को ध्यान में रख रहे थे, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती, वहां क्रिया कारक कौन था प्रथम चरण में, ये था, यही तो था ना। और इस पूरे पे ब्रैकेट लगा दें आप, और यहां कितने की पावर है, जबकि आप इसकी यदि बात करें अभिक्रिया की दर की समानुपाती, याद करें जस्ट तीसरा पॉइंट जो हमारा था उसमें कितने क्रियाकारक थे, एक तो आपके पास था RX और एक और था आपके पास में OH माइनस। कितने क्रियाकारक थे, 2। भी प्रैक्टिकली हो, रटना नहीं है। SN1 अभिक्रिया निर्भर करती थी पहले पद पे, क्योंकि पहला पद धीमा होता है और जो धीमा पद होता है उससे अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है हमेशा। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया 5 पदों में पूरी होती है तो उन 5 में से जो पद सबसे धीमा होगा उससे अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हैं। ये बात हम पढ़ेंगे बलगतिकी वाले अध्याय में। देखिए, अभिक्रिया की दर जो है ये क्लियर है, कोई दिक्कत, प्रथम पद पे थी और प्रथम पद में एक ही क्रिया कारक था हमारा, उस पे कितने की पावर है, यानी ये कौन सी क्रिया है, एकाणु क्रिया। ये क्रिया कौन सी है, कितना आया है, यही वजह है कि यहां लिखा है SN1, यानी 1 यहां पे चरणों की संख्या नहीं है, ये अभिक्रिया के दर में कोटि है। ये जो एक है ये क्रिया की क्या है, और यदि SN2 में आप आते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है उसके लिए जो नियम बना है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, इस पे 1 की पावर है और इस पे 1 की, तो यहां पर ये दोनों 1 + 1 यानी कि 2, ये कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, और वो कोटि कितनी है, 2 है, इसलिए लिखा गया है यहां SN2। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये 4th पॉइंट भी क्लियर है, यहां कोई कंफ्यूजन। अब हम इसके जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल पॉइंट हैं उनको देखते हैं, हालांकि इनडायरेक्टली रूप से उसी लेक्चर में शामिल है। देखें, नेक्स्ट पॉइंट है R5 की, इसमें रस समीकरण मितीय होगा जबकि इसमें पूर्णतः त्रिविमीय प्रतिपन्न होता है। अब बात आती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, रस समीकरण मितीय होता है। क्या होता है कि x अगर हट गया था तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आ गया था, OH आया था। तो यहां बीच में किसी माध्यमिक यौगिक की जरूरत पड़ी थी। यहां पर जो पॉइंट 5 है कि रस समीकरण मितीय होता है जबकि SN2 में विन्यास पूर्णतः त्रिविमीय प्रतिपन्न होता है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब हमने प्रोसेस देखे थे SN1 में तो यहां पे कोई अनियमित आकृति बनी थी क्या, देखो बकायदा पहले संबंध टूटा था, एक टूट के अलग हो गया, बाद में दूसरा आके जुड़ा था। लेकिन जब SN2 पढ़ते हो आप
उसमें याद होगा कि पहले RX तो है ही, उसमें जबरदस्ती क्या आया यहां पे, और एक सक्रियत संकुल बनाया था अपने चारों ओर। उसने क्या किया, OH की व्यवस्था को बनाया, जबकि इसमें व्यवस्था बनाना पड़ा था क्या, पहले अलग हो गया और फिर बाद में आके जुड़ा। यहां जब यहां गया तो क्या R के कार्बन के साथ जब X एक बंध बना लेता है तो क्या OH वास्तव में बना पाता है क्या, OH बंध नहीं बना पाता। भले वो मैं इनके बीच में आ गया, फिर भी संबंध टूटने का वेट मेरे को करना ही पड़े। यहां बाहर रह के संबंध टूटने का वेट कर रहा हूं और यहां पे साथ में रह के संबंध तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। पहले टूटेगा उसके बाद ही मैं जुड़ूंगा। बिल्कुल यहां पे OH आ गया, लेकिन केमिस्ट्री के नियम से आप देखो तो कहीं से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, यहां पे हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन या एल्केन। मान लो एक OH आ गया, चल ठीक आ गया, कहां जुड़ेगा बताओ, है कहीं जगह जुड़ने की, वो बस साइड में रहेगा, तो उसके आकाशीय व्यवस्था में बस वो उपस्थित रहेगा, क्या कोई बंध बनाएगा क्या। इसीलिए लिखा है आकाशीय व्यवस्था के लिए कि उसमें त्रिविमीय प्रतीपन होता है, जबकि इसमें ऐसा क्यों नहीं होता था। रस समीकरण मितीय अनुपात मतलब इनके जो अनुपात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऋण वाला निकला तो ये दूसरा वाला आया, एक गया तो उसके बदले में दूसरा पूर्ति कर दिया, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगला आओ, पॉइंट नंबर 6, पूर्णतः व्यवस्थित उत्पाद बनता है, मतलब SN1 अभिक्रिया में कंप्लीट उत्पाद अच्छे से बन जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, उत्पाद तो बनेगा इसमें भी, लेकिन उतने अच्छे से उत्पाद नहीं, जस्ट अपोजिट है। ऐसा नहीं कि इसमें बनता है इसमें नहीं बनता है, बनता है लेकिन कम। अब बात आती है कि जो SN1 अभिक्रिया है कहीं ना कहीं ये आयनिक है, भाई टूटा तो एक प्लस हो गया और एक माइनस, फिर प्लस माइनस वाला आके जुड़ा तो आयनिक क्रिया हुई कि नहीं बोलो। तो अगर वो आयनिक क्रिया है तो आयनिक क्रिया तो हमेशा तेज होती है, लेकिन यहां आयन बने थे क्या, इसमें आके सहसजी के जैसा जुड़ा और फिर टूटा। तो बात को समझ रहे हैं, 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ये आयनिक है और ये अनायनिक है, और अगर आयनिक है तो क्रिया तेज होगी और अनायनिक वाली क्रिया हमेशा धीमी होगी। अब बताओ कौन सी क्रिया तेज, लास्ट वाले पॉइंट देखो पहले 8 को, ये क्रिया तेज होगी और ये क्रिया धीमी होगी, ये क्रिया धीमी। अब बात को समझना, ये R7 पॉइंट को बाद में क्यों पढ़ा रहा हूं, पहले R8 को क्यों पढ़ाया है मैंने। R8 में ये बात क्लियर है कि आयनिक क्रिया होने की वजह से वो तेज होती है, और आयनिक क्रिया जिस भी गति से हो रही है, अगर हमने और आयनिक विलायक मिला दिए तो क्रिया और क्या हो जाएगी। तो बात को समझना, अगर हम ध्रुवीय विलायक ले लेते हैं इसमें, तो वैसे तो ये क्रिया आयनिक थी ना, और आयनिक क्रिया है और ध्रुवीय विलायक लियो मतलब आयनिक यौगिक लियो कंपाउंड, तो क्रिया क्या हो गई, लेकिन ये क्रिया क्या होती है, धीमी, यानी दर क्या होगी, ये इसकी दर क्या होगी, ये घटेगी, जबकि इसकी दर क्या होगी, इसकी दर बढ़ेगी। ये 8 अंतर हैं आपके SN1 SN2 में। नॉर्मली 12th में आता है तो 4 अंतर लिखने आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट जो है वो 4 नंबर का है, और 4 नंबर का सीधा आएगा SN1 SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर लिखिए। अब आप 8 पढ़ के जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 4 में 5 मिनट में गिनवा दूं, लेकिन इसके अंदर जिस गहराइयों पे गए हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो कंपटीशन लेवल को लेके हैं, वो फिर आपको नहीं बनते। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, तो एक बार फटाफट SN1 SN2 हो जाए। चलो, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन होने के बाद सीधे सीधे पॉइंट पे आए, SN1 को मैं करते जा रहा हूं, जस्ट अपोजिट होते जाएगा। SN1 अभिक्रिया एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है, जबकि वो द्विअणुक क्रिया। SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होता है और वो 1 चरण में। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, उसमें अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। इसमें अभिक्रिया की दर प्रथम चरण के क्रिया कारक पर डिपेंड करती है, OH की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसमें अभिक्रिया की दर में OH की सांद्रता से फर्क पड़ता है।
क्योंकि अच्छे से याद करो, जब आपने यहां अभिक्रिया की दर लाए थे, चलो पॉइंट नंबर 9 हम लिख भी देते हैं, पॉइंट नंबर, इसमें क्रिया की दर पर सिंगल बॉन्ड OH की सांद्रता से फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि निर्भर नहीं है। OH आप कितना भी दे दो, SN1 अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की दर है, OH कितना भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया की दर पहले पद पर निर्भर है और पहले पद में OH होता ही नहीं है। आप सोचो, पहले पद में क्या होता था? विषमांश विखंडन होता था ना, तो वहां कहीं OH है क्या? तो जब अभिक्रिया की दर R आप निकालते थे, R समानुपाती बड़े कोष्टक में क्या लिखते हैं आप? R3CX, तो वहां था क्या OH? जब रटने की जरूरत नहीं है, वहां OH था ही नहीं। पहले चरण से अभिक्रिया की दर निकालते थे और OH कहीं है ही नहीं वहां, वो तो दूसरे चरण में आके जुड़ता है ना। जबकि SN2 अभिक्रिया में, याद करो, ये बना भी हुआ है अभी, देखो यहां पर क्या है? OH का रोल है, यानी यहां OH की सांद्रता से फर्क पड़ेगा, यहां लिख सकते हैं आप, ठीक है? R पॉइंट जस्ट अपोजिट लिख लेंगे, फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया दर में क्या दिख रहा है आपको? पूरा लिख दें कि बात समझ आ गई? ठीक, ये थी। फिर मैंने बताया आपको SN1 अभिक्रिया एकाणुक अभिक्रिया है, ये 2 पदों में पूर्ण होती है, अभिक्रिया की कोटि इसमें 1 होती है, इसमें अभिक्रिया की दर को प्रथम पद से प्राप्त करते हैं, ये आयनिक क्रिया होने की वजह से ये तेज है। यदि ध्रुवीय विलायक और ले लें तो क्रिया और भी क्या हो जाती है? ये तेज हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स, और इनमें अभिक्रिया की दर का जो क्रम होता है हमने आपको बताया, 321, 3 अंश, उससे कम 2 अंश और उससे कम फिर 1 अंश। जबकि SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं तो SN2 अभिक्रिया एक चरण में पूर्ण होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, इसमें एक ही पद में ये पूरी क्रिया होती है, अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, ठीक, और इसमें अभिक्रिया की कोटि जो 2 है उसमें OH होने की वजह से अभिक्रिया की दर पर OH की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? ये सामान्य बातें हुई। और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर ये, SN1 में रस समीकरणमिति होगा, जबकि इसमें विन्यास पूर्णतः त्रिविमीय प्रतिपन्न होने वाला है। इसमें पूर्ण व्यवस्थित उत्पाद मिलेंगे, उसमें पूर्ण व्यवस्थित उत्पाद नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। ध्रुवीय विलायक से क्रिया तेज हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी। ये आयनिक होने की वजह से ऑलरेडी तेज है और वो क्या होगी? धीमी। और OH की सांद्रता का प्रभाव भी आपने देखा। और लिखना आपको 4 अंतर है, आपके पास कंप्लीट 9 है, जो कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट अंतर है, ठीक है?